नमस्कार। जब परीक्षा बिल्कुल सिर पर आ जाए ना और सिलेबस किसी बड़े पहाड़ जैसा लगने लगे तो सच मानिए घबराहट होना एकदम स्वाभाविक है। हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है। लेकिन देखिए, सिर्फ घबराने से तो कुछ हल नहीं निकलने वाला, राइट? सही और सधी हुई रणनीति से हम इस पहाड़ को भी पार कर सकते हैं। आज के इस मास्टर क्लास विश्लेषण में हम प्रतियोगी परीक्षा, खासकर एसएससी के लिए एक ऐसा रोड मैप लेकर आए हैं जिसमें हम स्टैटिक जीके के भारी भरकम सिलेबस को टैकल करने और बेहतरीन एग्जाम स्ट्रैटेजी पर बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक से परीक्षा की तारीखें बॉम्ब की तरह सामने आ गिरती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि इतने कम समय में जनरल स्टडीज यानी जीएस के इतने विशाल समुद्र को कैसे कवर किया जाए। क्या डल के मारे सब कुछ छोड़ देना चाहिए या फिर कोई स्मार्ट तरीका अपनाकर बाजी पलट देनी चाहिए? चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस सिचुएशन में बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो एकदम से पढ़ना छोड़ दिया जाए और हार मान ली जाए, या फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाए और यकीनन अपना 100% प्रयास करना बिना लड़े हार मान लेने से 1000 गुना बेहतर होता है। सच कहूं तो यही वो नो नॉनसेंस बेबाक मानसिकता है जो किसी भी आम एस्पिरेंट को एक सफल उम्मीदवार की लिस्ट में खड़ा कर देती है। तो आज का हमारा एजेंडा या कहें ब्लूप्रिंट बहुत ही क्लियर और लॉजिकल है। हम इन 5 मेन पिलर्स पर फोकस करेंगे। पहला, समय की कमी का डटकर सामना करना। दूसरा, अपना माइंडसेट सही रखना और प्री मार्किंग की गलती से बचना। तीसरा, सिलेक्टिव स्टडी यानी क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें के तरीके। चौथा, हाई यील्ड स्टैटिक जीके के वो टॉपिक्स जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। और पांचवा, रिवीजन की असली ताकत। ये एक ऐसा फूल प्रूफ स्टडी प्लान है जो कम समय में भी आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास भर देगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, फेसिंग द टाइम क्रंच। यानी अचानक से एसएससी, सीजीएल और एमटीएस जैसी परीक्षाओं की डेट्स आ जाने पर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, जब एग्जाम्स की डेट्स एकदम से डिक्लेयर हो जाती है ना, तो तैयारी का जो हमारा समय होता है वो अप्रत्याशित रूप से सिकुड़ जाता है। टाइम कम और सिलेबस बहुत ज्यादा। ऐसे में पूरी की पूरी किताब शुरू से अंत तक रटने का समय तो बिल्कुल नहीं होता। ये प्रैक्टिकली असंभव है। तो ऐसे में रास्ता क्या है? केवल सिलेक्टिव और हाई यील्ड कंटेंट पर फोकस करना। यही वो क्रूशियल टाइम होता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें क्या पढ़ना है, और उससे भी कहीं ज्यादा ये समझना होता है कि क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, माइंडसेट। और इसमें सबसे जरूरी है पहले से अपना स्कोर तय करने यानी प्री मार्किंग की आदत से बचना। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है प्री मार्किंग। मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही दिमाग में फिक्स कर लेना कि प्रीलिम्स या मेंस में मुझे इतने नंबर तो लाने ही हैं। ये एक ऐसा फ्लॉड या गलत अप्रोच है जो आपकी अच्छी खासी तैयारी को भी डुबो सकता है। इसके बजाय सही और करेक्ट अप्रोच ये है कि परीक्षा के दिन पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अनुसार खुद को ढाला जाए, अडेप्ट किया जाए। भाई, अगर पेपर बहुत कठिन है तो कट ऑफ भी तो कम जाएगा ना। इसलिए स्कोर का टारगेट फिक्स करने के बजाय बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर फोकस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, सिलेक्टिव स्टडी मेथड्स में महारत हासिल करना। मतलब भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स डेटा को कहानियों या नैरेटिव्स के जरिए कैसे आसानी से याद किया जाए। जब स्टैटिक जीके में रटने वाला डेटा बहुत ज्यादा हो जाए तो निमोनिक्स और कहानियों वाला तरीका एकदम जादू की तरह काम करता है। चीजों को पैसिवली रटने के बजाय हम उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं। अब असम के त्योहारों का ही उदाहरण ले लीजिए। स्टेप 1, असम के लिए एक रूट वर्ड पकड़िए, जैसे बहु, जिसे हम बिहू से जोड़ सकते हैं। स्टेप 2, अब एक छोटी सी मजेदार कहानी बनाइए कि उस बहू ने सबके नाक में दम कर रखा है। इससे हमें मीदम मीफी त्योहार याद हो जाएगा, है ना कमाल। स्टेप 3, अब इसके बाद वो बहू अपने अब्बू को बुला लाती है और अब्बू के साथ अली भी आता है, तो अब्बू से बन गया अंबुबाची उत्सव और अली से याद रहेगा अली आई लिगांग उत्सव। देखिए कितनी आसानी से एक छोटी सी कहानी ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स डेटा को हमारे दिमाग में फिट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ असम के लिए है। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी हम ऐसी ही एक बड़ी दिलचस्प कहानी बुन सकते हैं। मान लीजिए अरुण और आंचल पति पत्नी हैं। अरुण की कुछ बुरी आदतें हैं जिसे हम बुरी बूट त्योहार से लिंक कर लेंगे। फिर वो कुछ नए नए ट्रिक्स या काम सीखता है, यानी न्योकुम। अब उसकी पत्नी उसकी ये बुरी आदतें छुड़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स लाती है,
ड्राई से हमें याद रहेगा ड्री उत्सव। और फाइनली सब ठीक होने के बाद वो आराम करता है और सो जाता है, जिसे हम सोलुंग उत्सव से जोड़ सकते हैं। सोलुंग यानी सो जा। ये तरीका सिर्फ मज़ेदार ही नहीं है, बल्कि ये इस बात की गारंटी देता है कि एग्जाम के भारी प्रेशर में भी आप ये फैक्ट्स बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम एंटर कर रहे हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से में, टैकलिंग हाई यील्ड स्टैटिक जीके, यानी उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि आजकल एग्जाम्स में सिर्फ जनवरी फरवरी वाले अंग्रेजी महीनों से काम नहीं चलता। हिंदू पंचांग के महीनों और उनके त्योहारों का ये जो मैप है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पैटर्न बन चुका है। जैसे देखिए, चैत्र के पहले महीने के 9वें दिन रामनवमी, फाल्गुन की पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन होली, फिर कार्तिक महीने की अमावस्या या न्यू मून को दिवाली, और अश्विन महीने के 1 से 10वें दिन तक दुर्गा पूजा या दशहरा। ये टेबल एकदम हाई यील्ड डेटा का क्लासिक उदाहरण है, जिसे स्किप करना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इसे तो रट ही लेना चाहिए। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 43। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की ये वो कुल संख्या है जिसे आपको बिल्कुल अपनी फिंगर टिप्स पर रखना है। और इसमें हाल ही में जो एकदम नई एंट्री हुई है 43rd स्थल के रूप में, वो है असम के अहोम राजवंश के मोइदाम्स। ये करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों के लिहाज से बिल्कुल फ्रेश और हाई यील्ड जानकारी है, जो सीधे सीधे आपके पेपर में छप सकती है। यूनेस्को साइट्स की बात चल ही रही है तो कुछ और बहुत ही क्रूशल फैक्ट्स देख लेते हैं, जहां से अक्सर सवाल बनते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और कर्नाटक के हम्पी, इन दोनों को 1986 में शामिल किया गया था। फिर सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो भारत की इकलौती मिश्रित या मिक्स्ड यूनेस्को साइट है। इसके अलावा गुजरात की रानी की वाव, जो 100 रुपए के नए नोट के पीछे भी छपी है, ये एक उल्टे मंदिर यानी रिवर्स टेम्पल स्टाइल में बनी है। और हाँ, 2023 में शामिल हुए कर्नाटक के 3 होयसल मंदिरों को भी मत भूलिएगा। ये सारे फैक्ट्स असल में आपके इतिहास, भूगोल और यहाँ तक कि करेंसी के ज्ञान का बहुत ही शानदार कॉम्बो है। चलिए एक और कंफ्यूजन दूर करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में परेशान करता है, पगोडा का चक्कर। इस विजुअल से इसे दिमाग में एकदम साफ कर लीजिए। ब्लैक पगोडा कहा जाता है ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को, जबकि व्हाइट पगोडा कहा जाता है ओडिशा के ही पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को। काला और सफेद, सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर, ये एकदम शार्प विजुअल डिफरेंस आपके दिमाग में ऐसा छपा होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में कोई डाउट ही ना रहे। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आपकी तैयारी का असली IQ लेवल सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि आप ये जानते हैं कि रथ यात्रा कहाँ से शुरू होती है। असली टेस्ट इस बात का है कि क्या आपको पता है कि वो यात्रा जाती कहाँ तक है, यानी उसका डेस्टिनेशन क्या है। और इसका सही जवाब है गुंडीचा मंदिर। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रसिद्ध रथ यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो गुंडीचा मंदिर ही है। बस यही वो एक्स्ट्रा डिटेल है जो आपको बाकी की भीड़ से मीलों आगे खड़ा कर देती है। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें और सबसे डिसाइडिंग फैक्टर की तरफ, द पावर ऑफ रिविजन। यानी जो रणनीति हमने बनाई है उसे एकदम सॉलिड कैसे किया जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी रणनीति चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, एक अच्छे छात्र की तरह हमेशा अपने पिछले पढ़े हुए मटेरियल का लगातार रिवीजन करते रहना चाहिए। आप कितनी भी मज़ेदार कहानियां बना लें या कितने भी हाई यील्ड फैक्ट्स छांट लें, अगर आप उन्हें डेली बेसिस पर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो मानकर चलिए कि एग्जाम के भारी दबाव में वो सब आपके दिमाग से इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब असम के बिहू त्योहार के इस डोनट चार्ट को ही देख लीजिए। बिहू के 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। अप्रैल में जो होता है उसे बोहाग या रोंगाली कहते हैं, अक्टूबर में कंगाली या कटी बिहू होता है, और जनवरी में मनाया जाता है माघ या भोगाली बिहू। अब आप खुद सोचिए, ये इतना बारीक और कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि अगर इसे बार बार रिवाइज ना किया जाए तो इसके महीने और नाम आपस में बहुत आसानी से मिक्स हो जाएंगे, राइट? इसीलिए स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट रिवीजन ही आपकी सफलता की असली नींव है। तो फाइनली हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब परीक्षा का पैटर्न अचानक से बदल जाए तो क्या आपकी तैयारी पहले से तय की गई कठोर अपेक्षाओं और प्री मार्किंग पर टिकी होगी, या फिर आप एक ऐसी अडैप्टेबल रणनीति अपनाएंगे जो खुद को किसी भी नए हालात में ढाल सके? फैसला आपके हाथ में है।
उम्मीद है कि आज की इन प्रैक्टिकल रणनीतियों और हाई यील्ड फैक्ट से आपकी तैयारी को एक नई और सॉलिड दिशा मिली होगी। बस सीखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हर परिस्थिति के लिए अडैप्टेबल बने रहिए। आज के इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।